हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये वीडियो को जब आप देख रहे होंगे उस समय मैं लाइव ना शादी में हूँ। लाइव आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज हमारे भैया के साला का शादी है, तो घर वाले से पकड़ के मुझे वहीं ले जाएंगे। फिर भी आपका क्लास ये जो 8 बजे हमने प्रॉमिस किया था, ये हर हाल में होना था, इसीलिए मैं इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग का है। बिहार एसएससी और एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी हैं तो पहली बात सुन लीजिए। अगर आपको रीजनिंग आता है तो आपके लिए प्रैक्टिस पेपर हो गया ये। और अगर रीजनिंग नहीं आता है तो आप इसमें सीख जाएंगे। आपको रीजनिंग आता है तो हर सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो इत्मीनान से आप सीखिए। यकीन मानिए 5 से 7 सेट अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके लिए हम स्पेशल अभी शनिवार रविवार क्लास लेकर आ रहे हैं। देखिए सवाल क्या है। रीजनिंग का 2 दिन क्लास लेकर हम आते हैं, बाकी तो मैथ सुबह के 8 बजे डेली चलता है आपका। पहला सवाल पर आइए ध्यान दीजिए। 8 जोकर IJKLMNO और P एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। उनमें से कुछ इसके कोने पर बैठे थे जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठे थे। देखो ये जो वर्गाकार मेज होगा इसमें आपको जोकर को बैठाना है। अगर कोने पर कह रहा है तो लिख लो कोने, कोने पर नहीं भी कहोगे तो भी सवाल में कोई डाउट नहीं होने वाला, गलती नहीं होने वाला। 8 जोकर है तो आप ऐसा कर लो, चलो 8 जोकर को चारों भुजा पर बैठा दिया। कोना बोला है तो कोना में भी बैठा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। 8 जोकर हो गए। अब सवाल आप कोना ना लिख के दुद्दू को भुजा पर भी लिखते तो सवाल बनता। सवाल में क्यों बनता? क्योंकि बाएं दाएं से मतलब होता है। सुनो, वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आपको पता है कि इधर से कोई व्यक्ति बैठा है तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। इधर से कोई आदमी बैठा है, दाहिना इधर बायां इधर। इधर से कोई आदमी बैठा है, उसका बायां इधर दाहिना इधर। आप ही यहां बैठिएगा तो ऐसा ही ना होगा जी। सवाल कहता है उनमें से कुछ इसके कोने पर बैठे थे जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे थे। के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। कहीं से बना सकते हो सवाल। के ओ के ठीक बाईं ओर, ओ के ठीक बाईं ओर के कहता है के ओ के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा था, ओ के ठीक बाईं ओर बैठा था। या ओ यहां लिख देते तो के यहां लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कहता है जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। जे और एम आ गया तो यहां आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि के और ओ से रिलेशन उसका नहीं दिया गया, और के और वो आकर अगर जगह यहां ले लिया है तो यहां से अब शुरू करोगे सवाल। कहता है जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो शॉर्टकट अलग बना लीजिए। जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में, एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठेगा, एम के दाहिना इधर हो जाएगा। अब सवाल कहता है पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। पी एल भी नहीं है, पी जो है पी एल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा था, दाहिने में दूसरे स्थान पर बैठा था। जे पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। जे पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। कौन? जे पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर क्या है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जे पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था, ये भी लिख दिया। एन के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। एन के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एन जो है के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। अब कहता है ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, लिख दिया। एम किसी एक कोने पर बैठा है। अब देखो सवाल कह दिया यहां पर क्या, एम किसी एक कोने पर बैठा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोना में नहीं बैठा है तो भी सवाल आपका सही बनेगा। कहता है आई के बाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है। आई के बाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है। अब एक बात बताओ, एम के दाहिने में जे होगा, एम के दाहिने में जे, तो एम इधर बैठा है तो जे यहां हो गया। अब आ जाइए सवाल आगे क्या कहता है। आगे कहता है जे, और यहां पर देखो जे के दाहिने में, जे के दाहिने में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पी होगा। जे के दाहिने में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हो जाएगा जी? पी। अब जे के दाहिने में दूसरा एल हो जाएगा। जे के दाहिने में पहला, दूसरा,
यहाँ एल हो गया। अब एक व्यक्ति बच गया है, उसको यहां पर लिख दीजिए, जो आई बच गया है, आई लिख दिया। अब सवाल कहता है कि बताइए आई के बाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है? आई के बाएं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एम बैठा है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर तुम कोने को लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर एम को रख दोगे तो सब एक स्थान घसक जाएगा, लेकिन जो सवाल पूछा गया आंसर वही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर कोना कानी कहे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में दाएं से बाएं का चर्चा हो रहा है, आप कहीं से फिट करके सवाल को बना सकते हैं। अब इस सवाल को देखो जरा, कहता है कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठा है, के एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल पहले के बार देखिए। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है कुछ व्यक्ति। अब कुछ व्यक्ति से यह नहीं पता चला कि कितना व्यक्ति, लेकिन सबका मुंह उत्तर की ओर होगा। चलो मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया है, हो सकता है यह आदमी और बढ़ जाएगा, ठीक ना। कहता है डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहां कहां लिखोगे? नहीं पता, यहां लिख दोगे, यहां लिख दोगे, यहां लिख दोगे, कहां नहीं पता, अलग लिखते हैं। कहता है डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी जो है ना एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ के बाईं ओर। एफ का बायां इधर होगा, दाहिना इधर होगा हम लोगों के अनुसार। अब कहता है एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मान लिया जाए कि एस और डी के बीच में 6 व्यक्ति कह दिया, 6 व्यक्ति कह दिया जी, 4, 5, 6, एस और डी के बीच में 6 व्यक्ति, हो सकता है ऐसे बैठे या ऐसे बैठे एस और डी। सवाल कहता है कि एस और डी के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, के एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, के एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, के जो है ना एफ के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। अब कहता है एस पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, एस पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, यानी एस को यहां बैठा दीजिए बाएं सिरे पर, एस बैठ गया। एस और डी के भी 6 आदमी था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डी यहां बैठ गया। डी के बाद आप देख रहे हो एफ है, और एफ के बाद 2 स्थान खाली है, उसके बाद के है, इतने लोग हैं। अब कहता है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, यानी इसके बाद अब कोई नहीं है, आपने सबको सेट कर लिया, डी एफ के हो गया ना, ये एस डी सब सेट हो गया, डी एफ के इसमें आ गया। अब कहता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, सोचो। यहां से चलोगे, नाम भले ही नहीं पता है, लेकिन एस और डी के बीच में तो यहां पर 6 आदमी बैठा था ना जी, एस और डी के बीच में 6 आदमी, एस और डी के बीच केवल 6 व्यक्ति, तो 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, एक और रख दिए, 6 हो गया। तो देखो 6 आदमी बीच में, एस एगो, 6 आदमी बीच में, 7, 8 आदमी, 9 आदमी, 10 आदमी, 11 आदमी, 12 आदमी। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बात है समझ में? तो इस सवाल में यह मत सोचना कि बीच में तो बताया ही नहीं, उतने लोगों का नाम नहीं लिया, इसलिए सवाल संख्या में पूछा। बात आया समझ में? आइए अगला सवाल पर चलिए। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिख दिया जाता है, इतना को इतना लिख दिया जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? अब ये पंच है, PUNCH, क्या हुआ? P 16 होता है, U 21 होता है, N 14 होता है। तो देखिए 16 से 15 हो गया, 21 से 23 हुआ, यानी 2 जुड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला में 15 माने 1 घटा, 16 में से 1 घटा तो 15 हुआ। U 21 और 2 23, 2 जुटा, N 14 है तो M 13, 1 घटा फिर 2 जुटा तो 3 और 2 5 हो गया, यानी 1 घटे 2 जुटे, 1 घटे 2 जुटे, ऐसे ही है। 1 घटे पहले तो 11 में से 1 घटाइए 10, 2 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, M 13, 13 2 15, 1 घटा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा?
जेड हो जाएगा, यानी कि JCQOZ, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। दोस्तों आगे बढ़ूं, अगले सवाल को देखिए। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि 7 डिब्बे JKLMNOP को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। के और जे के बीच में केवल 5 डिब्बे रखे गए हैं, एल को पी के ठीक ऊपर रखा गया। तो ऐसे सवाल को पूरा पढ़ के एक बार टाइम बर्बाद नहीं करना है। यहां पर एक के ऊपर एक रखा गया है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, और 7 डब्बा है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डब्बा है। 7 डब्बा को कैसे बैठाना है जी? कहता है सवाल, के और जे के बीच में केवल 5 डिब्बे रखे गए हैं। के और जे के बीच में, तो के अगर यहां होगा तो जे यहां होगा, तब ना बीच में 5 गो होगा, क्योंकि 7 गो टोटल है। और यदि के यहां हो जाएगा तो जे नीचे हो जाएगा, पक्का। अब कहता है एल को पी के ठीक ऊपर रखा गया है। गौर करना, अलग लिखते हैं, यहां नहीं लिख सकते। एल को पी के ठीक ऊपर रखा गया है। एम को एन के ठीक नीचे रखा गया है। एम को एन के ठीक नीचे रखा गया है। एम को कहता है, एम को एन के ठीक नीचे, एन के ठीक नीचे। ऐसे ऐसे सेट है, ऐसे ऐसे सेट हो रहा है सवाल। अब कहता है ओ को जे के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ओ को जे के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ओ को जे के ऊपर, तो यहां पक्का है जे कर लो, क्योंकि यहां जे करोगे तो ऊपर नहीं रख सकते, 7 गो तो स्थाने पर रखना है। तो जे नीचे कर लेते हैं। जे नीचे मैंने कर लिया, जे नीचे कर लिया तो ऊपर के हो गया। जे और के कहीं था। जे, हाँ, ओ को जे के ऊपर किसी स्थान पर रखा जाएगा। जे के ऊपर किसी भी स्थान पर हो सकता है। अब कहता है एन को के ठीक नीचे रखा गया है। एन को के ठीक नीचे रखा गया है, अच्छी बात है। एन और जे के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं? एन और जे के बीच में कितने डब्बे रखे गए हैं? तो एन यहां है, जे यहां है, 1 2 3, 3 डब्बे रखे गए हैं। आपका आंसर 3 होगा। आपको पूरा इस सवाल को सेट करने की जरूरत नहीं है। आता है समझ में? पूरा सेट करने की जरूरत है ही नहीं। आगे चलिए, अगर आप इसको बनाना चाहते तो आप बनाइए, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एन से नीचा आप एम रखेंगे तो एन से नीचा एम रखिएगा तो रख लीजिए। और हो सकता है कि कभी कभी सवाल पूरा सेट होगा भी नहीं, क्योंकि जो बात पूछा उतना निकल रहा है तो आप आंसर मार के निकल जाइए। उसके बाद आपको दिया कि एल के नीचे पी होगा, यानी एल और पी कहीं यहां हो सकता है। एल यहां लिखेंगे तो पी यहां, तो ओ यहां, क्योंकि जे से ऊपर कहीं भी ओ को रख सकते थे। तो ओ जे के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ओ जो है जे के ऊपर, तो जे के ऊपर कहीं भी रख सकते हैं। तो इसलिए इसको पूरा सेट करने की कोशिश भी नहीं करना है। आपसे जो पूछा गया आपको जवाब देना है। एन और जे के बीच कितने हैं? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, 4 है ना जी? क्या बोला है? एन और जे के बीच कितने हैं? तो एन यहां है, जे यहां है, एन यहां है, जे यहां है, 1 2 3 4, 4 गो है। हमारा आंसर यहां गलत मैंने टिक कर दिया, इसको सुधारिए। ऑप्शन सी आंसर आपका। अगला देखिए, इस सवाल में हमने आपको बताया था ऐसे सवाल जो सीरीज के सवाल होते हैं, इसको क्या करना होता है? अल्फाबेट सीरीज है, इसको आप रिलेशन देखो, पहला से पहला का, दूसरा से दूसरा का, तीसरा से तीसरा का, ऐसे रिलेशन निकालो। तो M 13, 13 और 3, अगला 16, ये होता है 15। अब 15 में से 3 घटा दिए तो 12, ये 12 हो गया। फिर 14 3 17, पहले 3 जोड़ा फिर 3 घटाया, पहले 3 जोड़ा फिर 3 घटाया, तो पहले 3 जोड़ेंगे 12 3 15, फिर 3 घटाएंगे 16 में से 3, 7 में से फिर 3 जोड़ेंगे, नहीं होता है, ये के नहीं होता है, गलत है ऑप्शन ए। अगर इसमें पहले 3 जोड़ेंगे तो 16 और 3 19, 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा 2, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 14 3 17। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। अब ये सवाल को पढ़िए जरा एक बार, कथन को। कथन क्या कहता है? ये इसका कथन भी बहुत बड़ा है। देखिए, कथन है और धारणाएं हैं। तो कथन और धारणाएं, सवाल को पहले एक बार कथन को पढ़ना है।
और कोई भी धारणा होता है या निष्कर्ष होता है तो वो कथन को फॉलो करना चाहिए। कथन को हमेशा इसमें सत्य ही मानते हैं। देखो, हाल ही के विपणन रुझानों से पता चलता है कि मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ता द्वारा प्रीमियम, उत्कृष्ट, प्राथमिकता जैसे शब्द का प्रतिष्ठित माना जाता है और इसलिए इन शब्दों के साथ विज्ञप्ति किसी भी उत्पाद की बिक्री की संभावना बढ़ा जाती है। क्या कहता है कि हाल ही में एक शोध में पता चला, रुझान से पता चलता है कि मध्य आय वर्ग के उपभोक्ता, माने जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उपभोक्ता जो कोई सामान को यूज कर रहा है, खरीद रहा है, द्वारा प्रीमियम, उत्कृष्ट, प्राथमिकता जैसे शब्द को प्रतिष्ठित माना जाता है। यानी ऐसे लोग क्या करते हैं कि अगर कोई सामान का विज्ञापन आप देते हैं और उसमें प्रीमियम लिखते हैं, उत्कृष्ट लिखते हैं, उसको प्राथमिकता देने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या होते हैं कि लोग शब्द को प्रतिष्ठित माना जाता है, यानी आकर्षित होता होगा। इसलिए इन शब्दों के साथ विज्ञप्ति किसी भी उत्पाद की बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। मतलब ऐसा शब्द का प्रयोग करिएगा ना तो आदमी चाहने लगता है उस सामान को। यह कथन का कहना है। धारणाएं क्या है? कहता है उक्त प्रतिष्ठित शब्दों के साथ विज्ञप्ति उत्पादों का मूल्य निश्चित रूप से उन उत्पादों की तुलना में अधिक होता है जो ऐसे शब्दों के साथ विज्ञप्ति नहीं किए जाते हैं। अब देखो, आपको लगेगा कुछ लोगों को कि यह सही कह रहा है। देखो, इसमें क्या कहा था कि प्रीमियम, उत्कृष्ट और प्राथमिकता वाले शब्द जोड़ देते हैं ना, तो ग्राहक इसके तरफ ज्यादा आते हैं, उनको अच्छा लगता है ना, कि इन शब्दों के साथ विज्ञप्ति किसी भी उत्पाद की बिक्री संभावना बढ़ जाती है। अगर मान लो कि मेरी सैलरी बढ़ गई तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी सैलरी से मेरी सैलरी अब ज्यादा हो गई? नहीं, आपसे तुलना नहीं कर सकते हम। क्या पता कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ी और तुम्हारी सैलरी उससे बहुत ज्यादा हो। तो यहां पर दूसरे सामान के बिक्री से जो इसको तुलना कर दिया, इसलिए यह गलत है धारणा। यह कहता है कि उक्त प्रतिष्ठित शब्द के साथ विज्ञप्ति उत्पादों का मूल्य निश्चित रूप से उन उत्पाद की तुलना में अधिक होता है जो ऐसे शब्द का साथ विज्ञप्ति नहीं की जाते हैं। यानी ऐसा शब्द जो प्रयोग नहीं करता उससे ज्यादा तुलना करने लगता है दूसरे सामान से। ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें अगर ये चीजें करोगे तो इसकी बिक्री बढ़ जाएगी, इस बात का चर्चा हुआ था। और दूसरा, अगर वो अपने बिकता होगा पहले से बहुत ज्यादा, तब। दूसरा कहता है कि निम्न आय वर्ग से होने वाली बिक्री पर इस तरह प्रतिष्ठित शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी गलत बोल रहा है। कहता है निम्न आय वर्ग से होने वाले, निम्न आय वाला की बात कर लिया है तो निम्न आय के तो हमको चर्चा ही नहीं हुआ है। इस कथन में चर्चा हुआ है मध्यम आय वाला का। बात है समझ में? तो ये कथन से हट के बात कर रहा है जी, जिसकी बात होनी चाहिए उसकी बात नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी सही होगा, ना तो एक सही होगा और ना ही दूसरा अनुसरण करेगा। अगले पर आ जाइए। अब इसमें देख लो जरा, न्याय निगमन का कथन निष्कर्ष का सवाल है। ऐसे सवाल को तो हम डायग्राम से बनाते हैं। कथन है कि सभी बी जी है। ये जितना बी है ना, सभी बी, ये पूरा बी जी है, सभी बी जी है। अब कहता है कुछ जी एस है, कुछ जी एस है। मान लो ये रोटी है, रोटी में ये घी लगा है। आपसे रोटी तोड़ कर लाने के लिए कहेंगे तो कहां से लाओगे? सुखलावा भी रोटी तोड़ के ला सकते हो, घी वाला भी तोड़ के ला सकते हो। यानी पूरा बी जी है, यानी पूरा समझो कि जी ही है, खाली ई बी वाला जी है। यानी रोटी जो है घी वाला रोटी है। रोटी कहीं से भी टूट सकता है। दो तरीका है कि कहता है कि कुछ जी एस है तो कुछ जी एस ऐसा भी हो सकता है, और एक ऐसा हो सकता है जो बिना घी का, यानी कि बी से सटे नहीं होगा, और कुछ जी एस ऐसे भी हो सकता है। तो दो तरीका हो सकता है। कुछ जी एस, ये भी तो एरिया, ये बी वाला एरिया भी तो जी का ही है, तो यहां से भी ले सकते, यहां से भी ले सकते। और एक को जब आप हटा के बनाने की कोशिश किए हो एस को, एक एस को यहां सटा के बनाने की कोशिश किए हो, तो इसको हमेशा हटाए रखना, यहां सटाए रखना, तभी पता चलेगा कि दो संभावना है। अब कहता है कुछ एस ए है, कुछ एस ए है, तो कुछ एस इधर से ले लो ए, और एस का पार्ट ई भी हो गया जी पूरा। ई वाला अगर एस गया है तो कुछ एस ए है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने बोला एक को हटा के रखना संभावना, और एक जो सट के हो सकता है। अब निष्कर्ष वह होता है जो बिल्कुल सत्य होता है। निष्कर्ष वह होता है जो 100% सही होना चाहिए। कहता है सभी बी एस है। देखो तो सभी बी एस के अंदर है? नहीं सर, पहला गलत हुआ। कहता है कुछ ए बी है। देखो कुछ ए बी यहां से है,
और कुछ ए बी यहां से नहीं है, अतः यह पूर्णतः सही नहीं है और कोई निष्कर्ष अगर पूरी तरह सही नहीं है तो उसको गलत माना जाएगा। निष्कर्ष वह होगा जो बिल्कुल सत्य होगा, निष्कर्ष वह होगा जो बिल्कुल सत्य होगा। तो इसका आंसर होगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करते हैं। बात आया समझ में? आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में देखिए, सवाल कहता है कि निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्न का उत्तर देते हैं। सवाल में यह बात कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है। पहले भी व्यंजन और बाद में भी व्यंजन। कितने स्वर हैं? स्वर आपको पता है कि नहीं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो स्वर है। ये जहां जहां है उसको देख लो। और उसके पहले भी व्यंजन, बाद में भी व्यंजन। ए, ई, आई, ओ, यू, यहां कहीं यहां है तो यहां है। इसके बाद भी स्वर, इसके पहले भी स्वर। एगो हो गया ये देखो, इसके पहले व्यंजन, इसके बाद स्वर है तो ई नहीं हुआ। अब आगे बढ़िए, ई पहले नहीं हुआ, नहीं। आई को देखो, ए, ई, आई, ओ, यू। आई ऐसा है जिसके पहले भी व्यंजन और बाद में भी व्यंजन। इस आई को देखोगे तो नहीं, ए को नहीं, ए को नहीं, ए से पहले स्वर और बाद में व्यंजन, ये सब नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ। उसके बाद आप बढ़ते बढ़ते ई पर आइए तो पहले व्यंजन, बाद में भी व्यंजन, तीसरा हो गया। आगे बढ़ते 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 यू को देखो, यू नहीं होगा क्योंकि बाद में स्वर ही आ जा रहा है। ऐसा स्वर खोजना है जिसके पहले भी व्यंजन, बाद में भी व्यंजन, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए तो नहीं होगा, पहले स्वर आ जा रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आई को देखिए, आई फिर हो जाएगा। देखिए आई से पहले व्यंजन, बाद में भी व्यंजन, 1 2 3 4। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पक्का ना दोस्तों? ध्यान दीजिए, ऐसा स्वर कहता है जिसके पहले भी व्यंजन और बाद में भी व्यंजन। यानी ऐसा स्वर लीजिए जिसके पहले ए, ई, आई, ओ, यू न हो और बाद में भी नहीं हो, जस्ट उसके बाद, ऐसा नहीं हो। ऐसा सिर्फ 4 बार हो रहा है। अब देखिए सवाल में यह दिया हुआ है ऊपर संख्या प्रतीक, उसका कूट नीचे दिया हुआ है। इस सवाल को देखो, एक बार पढ़ लो, जरा पढ़ लो। सवाल क्या कहता है, गौर से देखिए। ये जो निर्देश है शर्त, इसको तो पढ़ना पड़ेगा आपको। कहता है यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूट को परस्पर बदल दिया जाएगा। तो ये जो सवाल दिया गया है, पहले क्या दिया गया है? पहले दिया गया है प्रतीक और बाद में दिया गया है संख्या। पहले शर्त के साथ ही सवाल आ जाता है। यदि पहला घटक प्रतीक है, ये प्रतीक है, संकेत है ना, डॉलर। डॉलर तो संकेत होता है। इसमें देखो ये अक्षर है, ये अक्षर, ये अक्षर, 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 ये सब नीचे अक्षर। यहाँ देखो ये अंक है, ये संकेत है, ये अंक है, अंक है, इसको संकेत बोलेंगे, इसको संकेत बोलेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। तो इसमें कहा कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूट को परस्पर बदला जाएगा। तो इसके बारे में बताना है कि इतना को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। सवाल ये है आपका नीचे। तो अब बताओ, ये पहले प्रतीक है, लास्ट में संख्या, तो इसके कोड को बदल दिया जाएगा। तो डॉलर के कोड यहां जाएगा, 3 का कोड यहां जाएगा। इसमें देखो कि 3 का कोड क्या है, एल, और डॉलर का कोड क्या है जी? तो डॉलर का कोड एन है। तो पहले एल हो जाएगा, 3 का कोड यहां गया और डॉलर का कोड यहां चल गया। शुरू में एल, लास्ट में एन, शुरू में एल, शुरू में एल और लास्ट में एन, ये 2 ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए आप यहां सब तो मिल रहा है, लास्ट वाला ये 2 ऑप्शन तो गया जी, ये 2 ऑप्शन गया। लास्ट में एक जी है, इसके पर डी है। इसका मतलब कि @ का कोड इसमें देखिए, @ का डी है, तो डी वाला सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ये गया। सब का कोड वैसे लिखा जाएगा, जैसे हैश का कोड है एच तो एच लिखोगे, 9 का कोड है वहां से देख लो जे, तो जे लिखोगे। 4 का कोड आप देख लो, 4 का कोड टी तो टी लिखोगे। @ का कोड तो @ का कोड डी तो डी लिखोगे। यही तो आपका आंसर है, LHJTDN, LHJTDN, ऑप्शन डी आंसर। बात आए समझ में? आइए जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ये दोस्तों सवाल को देखते हैं। सवाल 10 नंबर क्या कहता है? सवाल कहता है, जरा गौर करना,
कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। के जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के जो है ना जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल जो है पी के दाईं ओर, एल जो है ना पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। पी जो है ना पी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। कौन? पी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर। जी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा और यहां पर हो जाएगा पी। पी जो है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अब एक बात बताइए, एल से पहले पी है यहां पर ऊपर में दिया गया। एल पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल जो है पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये भी सेट हो गया। अब सवाल क्या कहता है? एल एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एल एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर, एच के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर एल बैठा है। अब कहता है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आदमी गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पर 11 आदमी इस पंक्ति में बैठे हैं। 11 आदमी इस पंक्ति में बैठे हैं। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सवाल, अगला देखिए। यह प्रश्न नीचे दी गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है और सवाल यह दिया गया है, इसमें कह दिया है। देखो उदाहरण 697 का पहला अंक 6, दूसरा अंक 9 और तीसरा अंक 7 है। यानी कि ये जो है आपका पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, पहला अंक, दूसरा अंक और ये तीसरा अंक, ऐसे है पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। तो जरा ध्यान दीजिए, अब सवाल क्या कहता है, यानी समझ गए। ये जो आपका सवाल है इसी पर सवाल पूछेगा। कहता है सवाल अंतिम में क्या से सुन लो। कहता है यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल कितना होगा। दोस्तों कहता है सवाल कि यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटका तो ई हुआ और दूसरा सबसे छोटका कौन हुआ जी? ई। तो दूसरा सबसे छोटका संख्या के, दूसरा सबसे छोटी संख्या हुआ, दूसरा सबसे छोटी संख्या ई हुआ, इसके पहले अंक, ठीक बात, और सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन? ये वाला, इसके दूसरे अंक को गुना किया जाए तो गुना किया जाए तो 2 प्राप्त होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बात आए समझ में? बहुत बढ़िया। दोस्तों इस सवाल को देखा जाए और इस सवाल को जरा देखिए क्या कहा जा रहा है। तो इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो देखिए, आप इस सवाल को बनाएंगे, ये जो 2 दिया हुआ है ना संख्या, इस आधार पर इसमें से चुनाव करना है। ये कैसे गया है, इसका क्या सिस्टम बन रहा है, क्या सीरीज बन रहा है। 12 नमा 108 और 4 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। 12 नमा 108 और 4 कितना हो गया? 112 बीच वाला। उसी तरह 6 चौके 24, शुरू और अंतिम वाला गुना करके 4 जोड़ दीजिए। 6 चौके 24 और 4 28, शुरू और अंतिम वाला गुना करके 4 जोड़ देना है। 11 नमा 99 ना होगा। 18 पचे 90 और 4 94 हो जाएगा। 18 पचे 90 और 4 94। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज की सेवा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर हम मिलते हैं कल। और सुबह में 8 बजे जो आपका मैथ का क्लास चलता है वैसे ही रेगुलर चलेगा और अगली वीडियो में हम रीजनिंग के और सारे सवाल करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।